गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिज़िक्स के इस 10वें लेक्चर में हम ऊर्जा से रिलेटेड बहुत से नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही इसका जो 9वां अध्याय था या जो 9वां लेक्चर था हमारा फिज़िक्स का, उसमें आखिरी में हमने ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे प्रयोगात्मक मात्रकों का अध्ययन किया था। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर से। ऊर्जा के कितने रूप होते हैं? व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? सबसे पहला जो फॉर्म है हमारा वो है ऊष्मीय ऊर्जा या हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी क्या होती है? तो किसी वस्तु में ताप के कारण होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब इस ऊर्जा का कार्य क्या होता है या इस ऊर्जा का कारण क्या होता है? ताप। तो किसी भी वस्तु में ताप के कारण जिस ऊर्जा का संचय होता है उसको हमने नाम दिया है ऊष्मीय ऊर्जा। इसी प्रकार से आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो अणुओं के विशेष विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन और गति के आधार पर शरीर या किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। मतलब ये वो एनर्जी है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु और परमाणुओं के एक विशेष प्रकार के जमने से, एक विशेष पैटर्न के जमने से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको नाम दिया गया है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है। तीसरा पार्ट है या तीसरे प्रकार की जो ऊर्जा है वो है विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो बिजली के उपकरणों में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या होती है विद्युत ऊर्जा? तो ये ऐसी ऊर्जा होती है जो आवश्यक होती है विद्युत उपकरणों में या बिजली के उपकरणों में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए। हालांकि हमें मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होती है धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, और वो भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है जिसे हम विद्युतीय ऊर्जा की कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसके बाद जो चौथा हमारा ऊर्जा का प्रकार है वो है रासायनिक ऊर्जा। अब ये रासायनिक ऊर्जा क्या है? तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन के दौरान मुक्त या अवशोषित की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऊर्जा बाहर जाएगी या फिर ऊर्जा अंदर आएगी। तो इस ऊर्जा को जो या तो बाहर जा रही है या फिर अंदर अवशोषित की जा रही है उसको कहा जाता है क्या? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। और ये कब जनित होती है? तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ही या तो बाहर निकलेगी या फिर अवशोषित की जाएगी। इसके बाद जो पांचवा प्रकार है ऊर्जा का वो है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। तो रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन के फलस्वरूप मुक्त हुई ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं या जो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनके नाभिक मतलब उनके न्यूक्लियस के टूटने से या फिर न्यूक्लियस के जुड़ने से, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको नाम दिया गया है क्या? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि यदि कोई वस्तु ऊर्जा रखती है, मतलब किसी वस्तु के अंदर अगर ऊर्जा का संचयन हुआ है तब वह दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के बल लगा पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो इसका तात्पर्य यही है कि पहली वस्तु के पास एक अच्छा खासा ऊर्जा का संचय होगा। यदि ऐसा घटित होता है तब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। जैसे मान लो एक वस्तु है जिसका नाम है x1। ठीक है। और यहाँ पर दूसरी वस्तु है x2। अगर x1 ने x2 पर बल लगाया भी है तो इस बल का कारण क्या है? ऊर्जा। x1 के पास कोई ना कोई ऊर्जा थी और इस ऊर्जा के कारण उसने बल लगाया है किस पर? x2 पर। ऊर्जा तथा शक्ति एक दूसरे से भिन्न है। अब इस चीज़ पर याद रखना आप
कि ऊर्जा और शक्ति के बीच में अंतर क्या है। बहुत से लोग ऊर्जा और शक्ति को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक अंतर है, इसको समझिएगा। ऊर्जा से तात्पर्य किसी कार्य के होने से है। ऊर्जा का अर्थ क्या है? ऊर्जा रिलेटेड है किसी कार्य के होने से, जबकि शक्ति किए गए कार्य की दर को दर्शाती है। तो कार्य का जो रेट बता रही है, जो क्वांटिटी, उसको कहा गया है शक्ति। ठीक है, जबकि ऊर्जा से तात्पर्य किसी कार्य के होने से संबंधित है। तो किसी कार्य का होना रिलेटेड है किससे? ऊर्जा से, और कार्य करने की दर एक्चुअल में दर्शाती है किसे? शक्ति को। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। अब ये गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है, अगर उसमें गति के कारण ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसको कहा जाता है क्या? गतिज ऊर्जा। जैसे यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, तो गतिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² या p²/2m। यहाँ पर v क्या है? वस्तु का वेग है, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और p क्या है? रेखीय संवेग है। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर उसका वेग भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर? क्योंकि गति के कारण ही ये ऊर्जा किसी पिंड में उत्पन्न होती है। और कैसे निकालते हैं इसे? हाफ mv² से। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरण भी हैं गतिज ऊर्जा के, और वो क्या है कि जब एक तेज़ गति से चलती क्रिकेट गेंद विकेट से टकराती है तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा के कारण, मतलब गतिज ऊर्जा किस में है? अभी क्रिकेट की गेंद में गतिज ऊर्जा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा के कारण ही विकेट दूर जाकर गिरता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक बॉलर ने बॉल फेंकी और बॉल गति में है। बॉल गति में होने के कारण बॉल में जो ऊर्जा संचित है वो कौन सी है? गतिज ऊर्जा। और इस गतिज ऊर्जा के कारण ही जब वो बॉल हिट करती है किसे? विकेट पर, तो विकेट जो है उड़कर दूर जाकर गिरता है। तो यहाँ पर ऊर्जा हस्तांतरित भी हुई है। बॉल की जो गतिज ऊर्जा है वो हस्तांतरित हो गई है विकेट पर, जिसके कारण विकेट ने अपनी पकड़ छोड़ दी है और वो दूर जाकर गिरा है। ठीक है, इसी प्रकार से आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता होती है। बहते हुए जल में टरबाइन्स की ब्लेडों को घुमाने की क्षमता होती है, और गतिज ऊर्जा के कारण ही ये सारी चीज़ें संभव है। हवा चलती है ना, जब तेज़ आंधी आती है तो छतों पर जो टीन वगैरह लगे हुए हैं वो उड़ जाते हैं। इसमें भी प्रेशर का एक बहुत बड़ा रोल होगा जो हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट की जाती है ना, तो वहाँ पर बांधों पर बहुत ज़्यादा पानी काफ़ी ऊंचाई पर स्टोर किया जाता है। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब तक पानी जो है बांधों पे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर भरा हुआ है तो उस पानी में स्थितिज ऊर्जा है। अब जैसे ही बांध के गेट खोले जाते हैं तो वो पानी जो है फ्लो होने लगता है, वो बहने लगता है, और उसके बहाव के कारण ही पानी की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होने लगती है गतिज ऊर्जा में। और यही जो गतिज ऊर्जा है वो टरबाइन्स को रोटेट करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी प्रकार से जब एक हथौड़ा कील पर मारा जाता है तो कील हथौड़े की गतिज ऊर्जा के कारण ही लकड़ी के अंदर धंस जाती है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं किसके? गतिज ऊर्जा के या काइनेटिक एनर्जी के। अब गतिज ऊर्जा के सूत्र से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, इस सूत्र पर आप विशेष तौर पर फोकस करना। क्या होता है? हाफ mv²। अब देखना हमारे पास है हाफ m और v²। अब पहले वाले पॉइंट पर अपन पढ़ते हैं, यदि वस्तु का द्रव्यमान हम दोगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा भी कैसी होगी? दुगनी हो जाएगी। सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा डायरेक्टली रिलेटेड है किससे?
किसी भी वस्तु के द्रव्यमान से। और अगर द्रव्यमान को हम दोगुना कर रहे हैं तो ऐसा मत समझना ये हाफ है तो वो 2 कट जाएगा, ऐसा नहीं है। हम दोगुना कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। अब यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, मतलब द्रव्यमान जो है वो 1/2 कर दिया जाए, तो भी गतिज ऊर्जा आधी ही होगी। इसका तात्पर्य कहीं से भी ये नहीं है कि गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि हाफ, ये जो 1/2 है ये ऑलरेडी फॉर्मूले में दिया गया है। अगर आप द्रव्यमान आधा कर रहे हो तो गतिज ऊर्जा भी आधी ही हो जाएगी। टोटल मैथ्स लग रही है यहाँ पर। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। क्या है ये? क्या है ये? ये है हाफ mv²। और हम वेग अगर दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी होगी? ये 4 गुनी हो जाएगी। अब यदि हम वेग आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा अपनी वर्तमान स्थिति की 1/4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है। भारी वस्तुओं को अधिक वेग से चलाने के लिए अधिक गतिज ऊर्जा तथा हल्की वस्तुओं को कम वेग से चलाने के लिए कम गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो सभी को मालूम है। जैसे एक ट्रक है और एक आपकी नॉर्मल कार है, तो ट्रक का इंजन बड़ा होता है, कार का इंजन छोटा होता है, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा, इस वजह से उनके इंजन्स भी हैवी होते हैं। किसी गतिमान कार द्वारा दूरी तय करने में किए गए कार्य के लिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो उसको गतिज ऊर्जा की ही आवश्यकता होगी। इसके बाद एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है हमारे सामने, स्थितिज ऊर्जा। अभी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में अगर परिवर्तन किया जाए तो स्थिति और आकृति में परिवर्तन करने के कारण उसमें कार्य करने की एक नई क्षमता का विकास होगा। इसे ही कहा जाता है क्या? स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है ये स्थितिज ऊर्जा? तो किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन जब भी किया जाए और अगर वस्तु में कार्य करने की क्षमता विकसित हो रही है तो उस परिवर्तन को ही कहा जाता है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बांधों में रुके हुए पानी की ऊंचाई के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। जैसे बांध में पानी भरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर, अभी बह नहीं रहा है, अभी सिर्फ इस पानी को स्टोर किया गया है। तो जब तक ये पानी स्टोर रहेगा ना, तब तक उस पानी में स्थितिज ऊर्जा होगी। और जैसे ही इसके गेट खोल दिए जाएंगे तो ये पानी बाहर की तरफ बहेगा। तो जब पानी बहने लगेगा तो स्थितिज ऊर्जा की जगह उसमें एक नई गतिज ऊर्जा का विकास हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। लेकिन जब तक पानी बांध में ऊपर की तरफ भरा हुआ है तब तक पानी में स्थितिज ऊर्जा ही रहेगी। इसी प्रकार छत के ऊपर रखे पत्थर में उसकी ऊंचाई के कारण ही स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर एक पत्थर जो है बिल्कुल पहाड़ के किनारे पर रखा हुआ है। तो जब तक ये पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है तो एक पर्टिकुलर ऊंचाई को ये छू रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर रखा गया है। इस वजह से इसकी स्थिति के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा है। और जैसे ही इसे यहाँ पे से ढकेला जाएगा तो ये रोटेट होने लगेगा और घूमते घूमते नीचे आएगा। तो वही स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होगी गतिज ऊर्जा में। तनी हुई कमान में तथा दबी हुई स्प्रिंग आदि में स्थितिज ऊर्जा ही संचित होती है। ठीक है। क्योंकि आप देखो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है? आकृति या स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है। तो अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये स्प्रिंग की एक्चुअल में स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा है, तो एक ऊर्जा उसमें संचित हो गई। ठीक है। और जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो स्पिन अपनी जो स्प्रिंग है वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगी।
ठीक है। तो पूरा खेल किसका है? स्थितिज ऊर्जा का। इसी प्रकार जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं, घड़ी में जब भी चाबी भरी जाएगी तो घड़ी में भी स्प्रिंग होती है। आजकल तो सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, लेकिन पुरानी घड़ियाँ आप लोगों ने देखी होगी जो पापा लोग पहनते थे, ये लोग सुबह से जो है चाबी भरते थे घड़ी में, ठीक है। चाबी भरते तो घड़ी की स्प्रिंग जो है दब जाती है, स्थिति में परिवर्तन हुआ तो स्प्रिंग जो है दब गई, जो धीरे धीरे घड़ी की सुइयों को चलाती रहती है। स्प्रिंग जो है वो धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आने का प्रयास करती है। तो एक्चुअल में वहाँ पर ऊर्जा का संचय तो हो गया ना, ठीक है। और यही जो ऊर्जा संचित हुई है चाबी भरने के कारण, वो घड़ी की सुइयों को लगातार चलाती जा रही है। स्प्रिंग में दबी हुई अवस्था के कारण ही स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। ऐसे अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं। जैसे एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या किया, हाथ में पत्थर लिया और इस पत्थर को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर ये ले गया। अपने हाथ को ही इसने क्या किया, ऊंचा कर लिया, ठीक है। तो वो किसके विरुद्ध ये कार्य कर रहा है? तो ये किसके विरुद्ध कार्य कर रहा है? ग्रेविटेशन के या ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ठीक है। तो किसी वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य उस स्थिति में वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा? तो किसी वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध, किसके विरुद्ध ले जा रहा है ये? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ले जा रहा है। गुरुत्व बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। पृथ्वी तल से ऊपर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दर्शाती है कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर किए गए कार्य में वृद्धि होती है। क्या दर्शा रही है? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर किए गए कार्य में वृद्धि होती है, ठीक है। तो क्या होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा? जब कोई पिंड को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं? इस पिंड को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो इस स्थिति को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जब ये पिंड नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो किसके विरुद्ध जा रहा है? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जा रहा है। तो इस अवस्था में इस पिंड में एक ऊर्जा संचित हो जाएगी, वो कहलाएगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और ये mgh से निकाला जाता है इसे, ठीक है। सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अगर किसी पिंड को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है तो उसमें ऑब्वियसली एक ऊर्जा संचित होगी, वो कहलाएगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जैसे ही उस पिंड को छोड़ेंगे वो सीधा पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाएगा। इसी प्रकार से एक स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये अभी अपन ने जस्ट एग्जाम्पल भी पढ़ा है इसका, कि अगर स्प्रिंग को हम अंदर की तरफ दबा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है? स्प्रिंग को जैसे ही हम अंदर की तरफ दबा रहे हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो स्प्रिंग में एक ऊर्जा संचित हो रही है जो कहला रही है स्थितिज ऊर्जा, और स्प्रिंग निरंतर प्रयास कर रही है अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आने का, ठीक है। तो किसी स्प्रिंग में किसी सामान्य स्थिति में विकृत अवस्था, अब चाहे वो संपीड़न की हो या फिर विरलन की, मतलब दबी हुई अवस्था हो या फिर खींची हुई अवस्था हो, के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि अगर आप स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहे हो तो उसमें भी एक ऊर्जा संचित हो रही है, और इस ऊर्जा के कारण वो स्प्रिंग अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ रही है। और अगर स्प्रिंग को हम अंदर की तरफ दबा रहे हैं
तो भी एक ऊर्जा उसमें संचित हो रही है और स्प्रिंग जो है वो बाहर की तरफ मतलब अपनी वास्तविक स्थिति में आने का प्रयास कर रही है। तो वही चीज़ है कि किसी स्प्रिंग में उसकी सामान्य स्थिति में विकृत अवस्था, अब ये अवस्था कैसी भी हो सकती है, संपीड़न मतलब अंदर की तरफ दबी हुई और विरलन मतलब बाहर की तरफ खींची हुई, इन दोनों अवस्थाओं में एक जो ऊर्जा स्प्रिंग में संचित हो रही है उसको कहा जाता है क्या, स्थितिज ऊर्जा। और स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होती है P = ½ kx²। यहाँ पर K क्या है, तो ये स्प्रिंग का बल नियतांक है, ठीक है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। और x क्या है, स्प्रिंग में कितना संपीड़न हुआ है और कितना विरलन हुआ है, मतलब कितना स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाया गया है और कितना बाहर की तरफ खींचा गया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से निकाली जाती है। तो ये ऐसे ही निकाली जाती है ½ kx² के माध्यम से, जिसमें ये k क्या है, तो ये k है स्प्रिंग का बल नियतांक और ये x क्या है, तो ये है स्प्रिंग का संपीड़न या विरलन। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय या वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसके बारे में समझिएगा। इसके अनुसार किसी कण पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। अब कोई सा कण है, उस पर एक हमने फोर्स लगाया, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी भी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब देखना गतिज ऊर्जा कैसे आती है, वस्तु में अगर गति है तो गति के कारण आ रही है गतिज ऊर्जा। तो जब भी अगर किसी पिंड पर कार्य किया जाए या बल लगाया जाए, जैसे ये बॉल है, बॉल पर बल लगाकर आपने इसको आगे की तरफ ढकेल दिया, तो इसमें क्या संचित हुई, इसमें गतिज ऊर्जा संचित हुई कि नहीं हुई। यही है कार्य ऊर्जा प्रमेय, अर्थात किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, ठीक है। तो कार्य वर्क प्रमेय और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। जैसे दो पत्थरों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, क्योंकि पत्थरों के रगड़ने से किया गया कार्य एक्चुअल में ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जो हमें चिंगारी के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार से जब हम एक चाकू को पत्थर पर रगड़ते हैं तो रगड़ने में जो यांत्रिक ऊर्जा हमने एक्चुअल में खर्च करी है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती ही है, ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जरूर जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। तो ऊर्जा को हम ना तो कभी भी बना सकते हैं और ना ही कभी मिटा सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें पूरे ब्रह्मांड में हो रही हैं, ठीक है, जितने भी कार्य पूरे ब्रह्मांड में हो रहे हैं ये सिर्फ ऊर्जा के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कारण ही पॉसिबल होते हैं। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण सदैव स्थिर होता रहता है, ठीक है। अब जब एक वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती है। जैसे अभी मैंने आपको डैम का एग्जाम्पल दिया था, एक बांध में पानी भरा हुआ है, तो जब तक पानी बांध में भरा हुआ है तब तक उस पानी में स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही बांध के गेट खोल दिए जाएंगे तो पानी बहने लगेगा, तो बहते हुए पानी में होगी गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता, मतलब सीधे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं किसी वस्तु को,
तो वस्तु की गतिज ऊर्जा लगातार स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। जैसे एक बॉल है, इसको सीधा ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इस अवस्था में बॉल की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे परिवर्तित होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और जब बॉल यहाँ पर आकर रुक जाएगी और फिर नीचे आएगी तो इसमें फिर से पोटेंशियल एनर्जी परिवर्तित होती रहेगी काइनेटिक एनर्जी में। तो जितने भी कार्य, ये तो मैं छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लिए, जितने भी कार्य इस पूरी दुनिया में हो रहे हैं ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के रूपांतरण के कारण ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। अतः रूपांतरण से पहले तथा बाद में कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। क्लियर है? अर्थात किसी पिंड की कुल ऊर्जा चाहे गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा एक समान रहेगा, एक नियतांक रहेगा। ठीक है, अब ऊर्जा के रूपांतरण के हम कुछ कहना चाहिए उदाहरण पढ़ लेते हैं। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। क्या होता है ऊर्जा का रूपांतरण? जब ऊर्जा अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है उसी को ही कहा जाता है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा के रूपांतरण की उपयोगी अवस्था से बेकार अवस्था में परिवर्तित करने की जो घटना होती है उसे ऊर्जा का अपव्यय कहा जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जब भी हो रही है तो उसको बोलेंगे ऊर्जा का रूपांतरण। और अपव्यय क्या होता है? तो ऊर्जा जब अपने उपयोगी स्वरूप से बेकार स्वरूप में परिवर्तित होती है तो उसको कहते हैं हम ऊर्जा का अपव्यय। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हरे पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस से ग्रहण करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं बनाते हैं जो कि इसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्चुअल में सौर ऊर्जा जो है वो परिवर्तित हो रही है रासायनिक ऊर्जा में। इसी प्रकार जब हम एक गेंद फेंकते हैं तब हमारे शरीर में जो ऊर्जा संचित है मतलब जो एनर्जी हमारे शरीर में है वो उस गेंद की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। इसी प्रकार से विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में तथा लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब एक एथलीट दौड़ता है तब उसके शरीर की जो आंतरिक ऊर्जा है वो एक्चुअल में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है। आइए अब अपन समझते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यांक क्या है ये। तो आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। जैसे हमारा शरीर भी है तो हमारे शरीर के द्रव्यमान के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा है, उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ये आइंस्टीन ने कहा था कि कोई भी पिंड है, कोई भी निकाय है, कोई भी चीज़ है, अगर उस चीज़ में द्रव्यमान है तो उस द्रव्यमान के कारण एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उसमें निहित होगी। ठीक है, जिसको कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा। इसी आइंस्टीन का ही ये मानना था कि मास को ऊर्जा में और ऊर्जा को मास में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और इसी थ्योरी पर आधारित है अभी जो वर्तमान में प्रयोग चल रहा है वो है टाइम मशीन, कि एक व्यक्ति को एनर्जी में परिवर्तित कर दिया जाए। क्योंकि आइंस्टीन ये बोल चुके हैं कि मास को हम एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को एनर्जी में परिवर्तित कर दें तो उसको बहुत से समय पीछे और बहुत से समय आगे भी ले जाया जा सकता है। या फिर उसे अगर ये कहना चाहिए टेक्नोलॉजी बन जाती है कि एक व्यक्ति को आप एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हो और फिर वापस एनर्जी को आप व्यक्ति में ला सकते हो, तो आदमी अमर भी हो सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो यदि m
द्रव्यमान की वस्तु को पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो उससे उत्पन्न कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे? E=mc² के माध्यम से। यहाँ पर C क्या है? तो C है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज़ को, यह E=mc² क्या है? ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया एक फॉर्मूला है और इसे कहा जाता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यांक। ओके, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।